Okay, good evening to all of you and welcome to all in Minister classes, and this is video lecture series dedicated for GATE Engineering Services exam and semester exam and video lecture series on metal forming process, and this is lecture number 3. In this lecture I am going to discuss with you few fundamental concepts of metal forming process. Correct? So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IT Delhi in production engineering branch in 2013, and my latest gate rank is AIR 192 in gate 2020, and I am also engineering services exam written qualified, and I have 9+ years of teaching experience for gate and engineering services exam. Correct? And I mentored 10,000 plus students across the India, online as well as offline. Okay, once again welcome to all. Okay, good evening everyone. Soumya, Pratik, good evening. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और पहला एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको बताने वाला हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। करेक्ट है, हॉल पिच रिलेशन। करेक्ट। तो ये इक्वेशन क्या कहता है, यू जस्ट सी हियर, इट इज नथिंग बट दिस इज सिंपली रिटन एज सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा नॉट वन प्लस सिग्मा नॉट प्लस के वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डी। करेक्ट। एक ऐसा रिलेशन है दोस्तों, दिस इज एम्पेरिकल रिलेशन। करेक्ट, ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। तो सिग्मा वाई क्या है, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल। करेक्ट। के वाई इज ए स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट, के वाई इज ए स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट। करेक्ट। एंड हियर डी इज नथिंग बट दिस इज diameter of grains। करेक्ट। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे एक, अब मैं आपको बार बार कहता हूँ फाइन ग्रेन्स है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होगी, कोर्स ग्रेन है तो कुछ ऐसा होगा। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम इजिली समझ सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज इन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यस आर नो, इज इट क्लियर? सो लेट्स सी हियर, बेसिकली हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, जो कि हम ब्रॉडली इसको स्टडी करने वाले हैं। करेक्ट है। ग्रेन का मतलब, सपोज यू हैव अ मटेरियल इन विच यू हैव मल्टीपल ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ एटम्स, ये समझो, जिसे हम ग्रेन्स कहते हैं। यू कैन सी दिस इज ग्रेन 1, दिस इज ग्रेन 2, दिस इज ग्रेन 3 एंड सो मेनी ग्रेन्स आर हियर। इज इट क्लियर? तो दोस्तों बेसिकली हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। करेक्ट। क्या क्या हो सकता है, यू कैन सी इधर हियर वी हैव फाइन ग्रेन, इज इट क्लियर? इधर वी हैव फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, द साइज ऑफ द ग्रेन्स इज वेरी लेस। Correct. And similarly, if we have a size of the grains is very large, then this is called as coarse grains. करेक्ट। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, देन यू कैन सी हियर, इफ यू हैव ये तो मैं फिर भी काफी बड़ी यहाँ पे ग्रेन शो कर रहा हूँ। बहुत फाइन ग्रेन्स होती है, बहुत स्मॉलर ग्रेन्स होते हैं। करेक्ट है। इवन 1 सेंटीमीटर सरफेस एरिया में मिलियंस ऑफ ग्रेन्स लाई करते हैं। करेक्ट है दोस्तों। इस तरीके की अगर आपके पास ग्रेन्स है, देन यू कैन से दिस इज fine grains. Is it clear? Now if we talk about coarse grains, then you can see if the grain size is like this, then this is called as coarse grains. Yes or no? तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली मैं कह सकता हूँ, द साइज ऑफ द फाइन ग्रेन्स इज नथिंग बट दिस इज D1। अगर मैं इसे कंसिडर कर लूँ परफेक्ट स्फेरिकल शेप, तो D1 है, और कोर्स ग्रेन का साइज D2 है। करेक्ट। या चलो मैं इसे D1 D2 की जगह सिंपल लिख देता हूँ, DF एंड DC। दिस इज फाइन ग्रेन्स, size of the fine grains, and this is size of the coarse grains. Yes or no? So simply you can see the size of the coarse grains is greater than the size of fine grains and बहुत ज्यादा large होगा। करेक्ट है। कुछ इस तरीके का आपको रिलेशन मिलने वाला है।
तो अगर मैं इस रिलेशन की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूँ तो सिंपली आप कह सकते हो ना कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द grains. Yes or no? It means if we have very fine grains, then the strength of the material is very high. Yes or no? Sigma y of the fine grains is very large as compared to strength of the material of the coarse grains. Yes or no? करेक्ट। तो यहां से आपको दोस्तों समझ में आया कि नहीं कि हाउ द ग्रेन साइज अफेक्ट द स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। सिंपली यू कैन से, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी दोस्तों, सिंपली यू कह सकते हो, आप कह सकते हो hardness of the fine grains is very high as compared, sorry, yes, very high as compared to hardness of the coarse grains। हमें कुछ ऐसा भी रिजल्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस। हायर द हार्डनेस इन केस ऑफ फाइन ग्रेन्स एंड लोअर द हार्डनेस इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन्स। इट मीन्स ये जो फाइन ग्रेन्स होंगे वाले मटेरियल होंगे दोस्तों, वो हार्ड मटेरियल होगा, यस आर नो, एंड डिफिकल्ट टू डिफॉर्म होगा, यस आर नो। दिस इज हार्ड मटेरियल एंड कोर्स ग्रेन्स वाले जो मटेरियल होंगे दोस्तों, दिस इज सॉफ्ट मटेरियल, मीन्स इट इज इजी टू डिफॉर्म, यस आर नो, या डक्टाइल मटेरियल हम कह सकते हैं, दिस इज इजी टू डिफॉर्म। कोर्स ग्रेन्स वाले मटेरियल्स को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, फाइन ग्रेन्स वाले मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइन ग्रेन्स एंड कोर्स ग्रेन्स। करेक्ट। तो दोस्तों आई थिंक ये समझ में आ गया फाइन ग्रेन्स एंड कोर्स ग्रेन्स के बारे में, एंड हाउ वी कैन से द कोर्स ग्रेन मटेरियल इज less stronger than fine grained material with the help of this Hall patch relation. Yes or no? Correct. चलिए नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं। Here we have three terms that are very important for metal forming process, that is recovery, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। दोस्तों यहाँ पे मैं कंप्लीट मटेरियल साइंस तो नहीं बता रहा, तो मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इन टर्म्स का मीनिंग आपको समझा पाऊं, क्योंकि एंटायर मेटल फॉर्मिंग में बार बार इन टर्म्स को रिपीट करने वाला हूँ। करेक्ट है, बार बार मैं रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ, इन सारे टर्म्स के बारे में बात करने वाला हूँ। फाइन ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स के बारे में बार बार बात करने वाला हूँ। मटेरियल में स्ट्रेस हम क्या अप्लाई करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे, कैसे डिफॉर्म होगा, बहुत सारी चीजें हम लोग रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आज की क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी से जिनको डिस्क्राइब कर दूं, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये होते क्या है। मे भी हो सकता है कि आपको मैं इस कंप्लीट इनके बारे में नॉलेज नहीं शेयर कर पाऊंगा, और ये सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे विथ प्रूफ मटेरियल साइंस के लेक्चर्स में। करेक्ट है। तो अभी आप बेसिक बेसिक यहाँ पे देख लो कैसे होता है। तो फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिकवरी। रिकवरी इज अ एनेलिंग प्रोसेस। रिकवरी इज एनेलिंग प्रोसेस। रिकवरी मतलब सिंपल सा आप समझो कि कोई मटेरियल है जिसे आपने डिफॉर्म किया है, और ऑब्वियसली एज वी नो दैट इफ आई ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, stress versus strain diagram, then you can see here we can get like this. कुछ इस तरीके से stress strain diagram मिलेगा दोस्तों, and here you can see here after that here you can get strain hardening. Yes or no? क्या मिलने वाला है यहाँ पे? strain hardening, or simply we can say work hardening. And whenever material becomes strain hardening or work hardening, then the strength of the material, आप यहाँ पे देखो ध्यान से इस कर्व को अगर हम देखें, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप देखो यहाँ पे, सपोज दिस इज एप्सिलॉन ट्रू स्ट्रेन एंड दिस इज सिग्मा दैट इज ट्रू स्ट्रेस। करेक्ट है। तो देखो जैसे जैसे हम स्ट्रेन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, स्ट्रेस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। करेक्ट है, मतलब डिफॉर्मेशन जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, स्ट्रेस की वैल्यू इनहैंस होती चली आ रही। मतलब फॉर फर्दर डिफॉर्मेशन यू नीड टू अप्लाई मोर स्ट्रेस एज कंपेयर टू अनडिफॉर्म्ड मटेरियल। इज इट क्लियर? तो ये जो स्ट्रेस में एनहांसमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग, और इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल साइंस में। आपको क्रिस्टल क्लियर में दिखाऊंगा कि स्ट्रेन हार्डनिंग होता कैसे है। करेक्ट है, बट आप अभी सिर्फ इतना समझो कि मटेरियल को डिफॉर्म करने से अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इस फिनोमिना को हम स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। करेक्ट है, और ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू डिसलोकेशन मूवमेंट। इज इट क्लियर? करेक्ट है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, अब सपोज आपने मटेरियल को डिफॉर्म कर लिया, इट मीन्स कि आपने मटेरियल के डिफॉर्मेशन के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इनहैंस कर दी, बट आप नहीं चाहते कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो। आप कब करना चाहते हो? देन यू जस्ट परफॉर्म एनिलिंग प्रोसेस, मतलब सैंपल को आप फर्नेस के अंदर हीट करोगे एंड देन जस्ट कूल द सैंपल इनसाइड द फर्नेस इटसेल्फ।
फर्नेस में ही हीटिंग करेंगे, या सिंपली आप अगर यहाँ पे समझो, ऑब्वियसली हीटिंग तो फर्नेस के अंदर ही करेंगे, करेक्ट है। लेकिन अगर हम कूलिंग, फर्नेस कूलिंग करें हम, अब आपको लग रहा होगा कि ये फर्नेस कूलिंग कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों सिंपल से हम क्या करते हैं कि जब हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्पेशली एनलिंग प्रोसेस, तो हम लोग क्या करते हैं कि हॉट एयर ब्लो करते हैं फर्नेस के अंदर। मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर सैंपल रखे हुए हैं, और उसके अंदर हम हॉट एयर ब्लो कर रहे हैं कंटिन्यूसली, करेक्ट है। तो उस हॉट एयर को जो हम ब्लो कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं, करेक्ट है। टेम्परेचर सडनली, जैसे देखो, अगर आप सैंपल को हीट करें फर्नेस के अंदर और उसको एटमॉस्फेयर में रख दिए या वाटर के अंदर डाल दिए, तो ये इमीडिएटली कूल हो जाएगा। बट अगर मैं इसके अंदर एयर ब्लो करूं, हॉट एयर, और इस हॉट एयर का टेम्परेचर स्लोली डिक्रीज करूं, ग्रेजुअली डिक्रीज करूं, मतलब 20 डिग्री पर आवर, इस रेट से अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, करेक्ट करेक्ट है। फास्ट हो रहा है क्या प्रतीक? ओके चलो, मैं फिर स्लो कर देता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो मैं आपको थोड़ा सा एनेलिंग के बारे में यहाँ पे हिंट करने वाला हूँ, क्योंकि एनेलिंग हम बार बार आपको यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी नेम लेने वाले हैं। एक्चुअली एनेलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, करेक्ट, इन विच वी हीट द सैंपल अप टू सर्टेन टेम्परेचर, करेक्ट है। अब वो टेम्परेचर क्या है, कैसे है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, करेक्ट है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक हम उसको गर्म करते हैं दोस्तों, और उसके बाद फर्नेस के अंदर ही बाई ब्लोइंग हॉट एयर वी कूल द सैंपल। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो रिडक्शन रेट है वो क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। इस रेट से हम टेम्परेचर को ड्रॉप करेंगे दोस्तों, करेक्ट है। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर में रिडक्शन वेरी स्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो मटेरियल है, सपोज ये आपका सैंपल है, दिस इज सैंपल, दिस इज सैंपल, करेक्ट। तो सैंपल में क्या होगा कि जो ग्रेन साइज है, बिकॉज ऑफ स्लो कूलिंग, ग्रेन साइज इलोंगेट होने लगेंगे दोस्तों। इवन न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन भी होगा, और जो फॉर्म हो गए हैं वो, उनका साइज इंक्रीज होगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से ग्रेन में इनलार्जमेंट जो हो रहा है, उसकी वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, करेक्ट है। तो रिकवरी इस एनेलिंग का वह फेस कहलाता है, यू कैन सी हियर कि recovery is a annealing process in which physical property of the cold work material are restored without any observable change in microstructure, करेक्ट है। विदाउट माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज किए मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम रिड्यूस कर दें, दैट फेज ऑफ एनेलिंग इज कॉल्ड एज रिकवरी। यस आर नो? करेक्ट है। माइक्रोस्ट्रक्चर, माइक्रोस्ट्रक्चर की बात अगर हम बताएं दोस्तों, तो जनरली हम करते क्या है कि आपने नाम सुना होगा एफसीसी, बीसीसी, यस आर नो? सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल, क्लोज पैक, ऐसे बहुत सारे माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जनरली कई हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज करने के कई तरीके हैं। या तो मैं ग्रेन का साइज चेंज कर दूं, या फिर माइक्रो स्ट्रक्चर ही चेंज कर दूं। बीसीसी, बीसीसी इज सॉफ्टर देन, सॉरी, एफसीसी इज सॉफ्टर देन बीसीसी, करेक्ट है। एफसीसी जो मटेरियल होता है ये सॉफ्ट होता है बीसीसी से, करेक्ट है। तो अगर मैं बीसीसी से एफसीसी में मटेरियल को चेंज कर दूं तो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, या वाइस वर्सा, ये सानो। तो कई तरीके हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। एक है हीट ट्रीटमेंट, दूसरा है आपका एलॉय एडिशन। आप कुछ उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दो मेटल में तो भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, या आप माइक्रोस्ट्रक्चर को भी चेंज करके मटेरियल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। तो रिकवरी वह एनालिटिक प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी को, कोल्ड वर्क मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी को तो चेंज कर रहे हैं, बट विदाउट चेंजिंग द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। दिस फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकवरी। तो जब भी होगा सबसे पहला रिकवरी स्टेज होगा दोस्तों। और रिकवरी का अगर मैं टेम्परेचर अगर देखूं, यहाँ पे जो वर्किंग टेम्परेचर है दिस इज लोअर देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, करेक्ट है। द टेम्परेचर ऑफ द रिकवरी टेम्परेचर इज लोअर देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, क्योंकि अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे पहुंच गए या इससे बियॉन्ड चले गए तो इमीडिएटली रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट है। तो आई थिंक रिकवरी समझ में आ गया कि रिकवरी में हम कोल्ड वर्क मटेरियल की प्रॉपर्टी को रीस्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड वर्क करने से मटेरियल की प्रॉपर्टी में एनहांसमेंट होगा, और उस इनहांस प्रॉपर्टी को, मतलब स्ट्रेंथ को, बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को हम घटाते हैं कुल मिला के, करेक्ट है। नेक्स्ट फेज है दैट इज रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रिस्टल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग क्रिस्टल। पुराने क्रिस्टल पहले से, सपोज अगर आप समझो कि
यू कैन सी, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सपोज यू हैव अ सैंपल, कोड वर्क सैंपल, सपोज कोड वर्क की बात करता हूं, क्योंकि अगर इसी को देखो यहाँ पे अगर हमने डाई रखा, अपर डाई एंड लोअर डाई, और इसकी हेल्प से अगर मैं इस मटेरियल को कंप्रेस कर दूं, तो कंप्रेस करने के बाद दोस्तों ऑब्वियसली इसकी हाइट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, करेक्ट है। और हाइट रिड्यूस होते ही इसका जो विड्थ है, वो लेंथ है, वो इंक्रीज हो जाएगा। और उसके साथ साथ इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो ग्रेन जो होगा आपका इस डायरेक्शन में चेंज होगा, इलोंगेट होगा। तो ये ग्रेन्स कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो रही हैं, करेक्ट है। तो ये दोस्तों जो ग्रेन्स है, दिस इज आफ्टर कोल्ड वर्किंग, करेक्ट है, दीज आर कॉल्ड एज कोल्ड वर्क ग्रेन्स। एंड हियर वी हैव सम रेसिडुअल स्ट्रेसेस, यहाँ पे कुछ रेसिडुअल स्ट्रेसेस स्टोर्ड हो चुकी है, एंड इवन ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना इस स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस, ये सानो। अब आप चाहते हो कि इसकी स्ट्रेंथ को फिर से, स्ट्रेंथ जो बढ़ी है, डक्टिलिटी जो आपकी रिड्यूस हुई है, मैं सिंपली अगर कहूं कि स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो आप समझ जाना डक्टिलिटी क्या होगा दोस्तों, रिड्यूस हुआ होगा, करेक्ट है। जब भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डक्टिलिटी रिड्यूस होगी। स्ट्रेंथ बढ़ने से, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ता है तो हार्डनेस भी बढ़ जाता है, वाइस वर्सा, करेक्ट। स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगा, और हार्डनेस बढ़ेगा तो डक्टिलिटी रिड्यूस होगी, करेक्ट है। लेकिन आपको डक्टिलिटी फिर से रीस्टोर करना है, करेक्ट है। इस डक्टिलिटी को फिर से रीस्टोर करना है इसी कोल्ड वर्क मटेरियल में। तो दोस्तों आप क्या करोगे कि इस सैंपल को हीट करो अप टू इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक इसे हम हीट करेंगे, और जैसे हम हीट करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो पुरानी ग्रेन्स है, ये पुरानी ग्रेन्स डिस्ट्रॉय होगा। और एक देखो, सपोज मैं यहीं पे बताता हूँ, ये पुरानी ग्रेन्स डिस्ट्रॉय होगी और यहाँ पे एक ऐसे न्यूक्लियस फॉर्म होंगे ढेर सारे, करेक्ट, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, करेक्ट, लाइक दिस इनिशियली। और यही न्यूक्लियस फिर ग्रो करेंगे और पुरानी जो ग्रेन्स है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड आफ्टर कंप्लीट ग्रो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्रेन्स मिलने वाली है, लाइक दिस, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो न्यू ग्रेन्स, ये क्या है, दीज आर द न्यू ग्रेन्स, दीज आर न्यू ग्रेन्स। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लिएशन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लिएशन। तो जब भी रिक्रिस्टलाइजेशन होगा तो उससे सबसे पहले पुरानी ग्रेन्स ब्रेक होंगी और एक न्यूक्लियस फॉर्म होगा, इसे कहते हैं हम न्यूक्लिएशन। और इस न्यूक्लियस बनते ही ये न्यूक्लियस एनलार्ज होगा, ग्रो करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना। और ये प्रोसेस एनिलिंग भी होगा, ध्यान देना, ये भी प्रोसेस कहाँ पे होगा, एनिलिंग में होगा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बहुत स्लो रेट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, मतलब 800 डिग्री टेम्परेचर तक आपने इसको हीट किया है। अब स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली द टेम्परेचर विल बी रिड्यूसेस। इट मीन्स कि जो न्यू क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको, सॉरी न्यू क्रिस्टल नहीं कहूंगा मैं, न्यूक्लियस जो फॉर्म हो रहा है, इसको ग्रो होने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, सफिशिएंट एनर्जी मिल रही। बिकॉज ऑफ दिस सफिशिएंट टाइम एंड एनर्जी द लार्ज ग्रेन्स विल बी फॉर्म, यस और नो। यहाँ पे देखो जो न्यू ग्रेन्स फॉर्म हो रही है, यहाँ पे कैसी ग्रेन्स फॉर्म हो रही है दोस्तों, लार्ज ग्रेन्स, करेक्ट। और जैसे लार्ज ग्रेन्स मिली, आपने इमीडिएट कह दिया भैया कि इस मटेरियल की जो डक्टिलिटी लॉस हुई थी अब फिर से रीगेन हो चुकी है, फिर से डक्टिलिटी बढ़ चुकी है, फिर से हम कम स्ट्रेस अप्लाई करके मटेरियल को हम डिफॉर्म कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस प्रोसेस को यहाँ पे आप देख रहे हो, जो प्रोसेस हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रिस्टल की, इसे कहते हैं हम रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया। रिक्रिस्टलाइजेशन अगर आपसे पूछ, सर सिग्मा डक्टिलिटी हार्डनेस फिर से बता दीजिए। ओके प्रतीक, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, कोल्ड वर्किंग किया। क्या यहाँ पे कर रहे हैं हम, कोल्ड वर्किंग, यहाँ पे हम कर रहे हैं कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग करने के बाद ये जो आपका इनिशियल सैंपल था वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। कोल्ड वर्किंग के बाद अगर सपोज यहाँ पे सिग्मा 1 है और अगर मैं कह दूं दिस इज सिग्मा 2, तो दोस्तों कोल्ड वर्किंग के बाद आपको रिजल्ट मिलने वाला है सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, ये सर नो। मतलब क्या हुआ कि कोल्ड वर्क करने से मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ गई। क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना।
मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, लेकिन आप चाहते हो कि मटेरियल की स्ट्रेंथ को फिर से कम कर दिया जाए, डक्टिलिटी फिर से रिस्टोर। मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ बढ़ गया तो हार्डनेस बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगा तो डक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि इस डक्टिलिटी को फिर से रीगेन किया जाए, फिर से रिस्टोर किया जाए इस डक्टिलिटी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। और रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हम एनेलिंग प्रोसेस को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और इवन दिस इज सेकंड फेज ऑफ एनेलिंग, इसे हम कहते हैं सेकंड फेज ऑफ एनेलिंग। करेक्ट है दोस्तों। तो एनेलिंग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि सैंपल को आपने गर्म किया, हीट किया अप टू सर्टेन टेम्परेचर, दैट इज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और अगर मैं स्टील की बात करूं तो ये टेम्परेचर आता है अराउंड 750 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 750 से ऊपर 725 से अबाउट डिग्री टेम्परेचर होता है, वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर तक हीट करा और उसी टेम्परेचर को हम मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सैंपल को एक टेम्परेचर तक हीट कर दिया फिर कूल कर दें, नहीं, सैंपल को हीट करो एंड मेंटेन दैट सैंपल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इमीडिएटली कभी फेज ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान रखना। आपने सैंपल को हीट किया और आप चाहोगे कि इमीडिएट सब कुछ चेंज हो जाए, तो ये नहीं होगा। करेक्ट है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपने उसको एक सफिशिएंट टाइम दिया उसको चेंज होने के लिए। तो दोस्तों हुआ क्या कि 750 डिग्री टेम्परेचर में जैसे आपने सैंपल को गर्म करके उस टेम्परेचर को मेंटेन किया, तो यहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग क्रिस्टल्स थे ये ब्रेक होने स्टार्ट होंगे। और ब्रेक होने के बाद ये एक स्मॉल न्यूक्लियस फॉर्म करेगा सबसे पहले, और यही न्यूक्लियस अब धीरे धीरे ग्रो करेगा। पुराने क्रिस्टल्स ब्रेक होंगे और न्यू क्रिस्टल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। करेक्ट है। पुराने ग्रेन्स ब्रेक हो रहे हैं और न्यू ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं, एनलार्ज हो रहा है, ये सारों करेक्ट है। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन, सिंपली हम कह सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन यू गेट मटेरियल लाइक दिस, ये सानो। और आप इनके ग्रेन्स देखो और इनके फर्स्ट इनिशियली ग्रेन्स देखो, लगभग एक जैसी हैं। करेक्ट है। तो इस एंटायर प्रोसेस को दोस्तों कह देते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो आई थिंक प्रतीक समझ में आया कि नहीं, बोलो हेलो प्रतीक। और दोस्तों इस लेक्चर अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। करेक्ट है। दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं, एनीवन, प्रतीक, सौम्या, समझ में आया क्या ये, हेलो। करेक्ट है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिक्रिस्टलाइजेशन। अब चलो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आफ्टर रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो याद रखना रिक्रिस्टलाइजेशन इज अ सेकेंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस रिकवरी है, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द सीक्वेंशियल मैनर, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफॉर्म्ड क्रिस्टल्स ऑफ हाई डिसलोकेशन एनर्जी बाय स्ट्रेन फ्री crystals of low dislocation density is known as recrystallization। दोस्तों जब हम मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ा, जब हम डिफॉर्म कर देते हैं मटेरियल को, सर मतलब रिकवरी का टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन से कम और रिक्रिस्टलाइजेशन का टेम्परेचर क्या लिखा है सर, मतलब रिकवरी का टेम्परेचर टीआर से कम और रिक्रिस्टलाइजेशन का टेम्परेचर टीआर से ज्यादा, टीआर से ज्यादा है टीआर के इक्वल होता है। करेक्ट है। करेक्ट। और ये ऐसा कोई क्रिस्टल क्लियर पॉइंट ही नहीं होता दोस्तों ना, लिटिल बिट हम ज्यादा ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। करेक्ट प्रतीक। कोई ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं 725 पे ही होगा भाई, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। करेक्ट है। 2-4 डिग्री ऊपर नीचे कर देते हैं। करेक्ट। इवन ऊपर ही करते, कम नहीं करते, इवन 2-4 नहीं 50 डिग्री के अबव ऊपर कर देते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन से 50 डिग्री अबव टेम्परेचर पे हम हीट कर देते हैं। करेक्ट। करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे जो ग्रेन्स है इस सेकंड स्टेज में, अगर मैं इसे कह दूं दिस इज फर्स्ट स्टेज अनडिफॉर्म्ड सैंपल, ये क्या है अनडिफॉर्म्ड सैंपल। दूसरा क्या है ये, दिस इज डिफॉर्म्ड सैंपल। तो जो डिफॉर्म्ड सैंपल होगा दोस्तों उसमें हाई डिसलोकेशन डेंसिटी होगी। हाई डिसलोकेशन डेंसिटी का मतलब है कि बहुत सारी डिसलोकेशंस एक ही जगह पे ग्रेन बाउंड्री पे एक्यूमुलेट हो गई है, एक जगह पे ढेर सारी डिसलोकेशन एक्यूमुलेट हो चुकी है, तो हाई डेंसिटी बोल देते हैं। और ज्यादा जितनी ज्यादा डिसलोकेशन एक्यूमुलेट होंगे उतनी मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। करेक्ट है। तो इस हाई डिसलोकेशन डेंसिटी वाले मटेरियल को हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रेन फ्री क्रिस्टल्स ऑफ लो डिसलोकेशन डेंसिटी। और स्ट्रेन फ्री हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पुराने ग्रेन्स ही नहीं बचे तो पुराने रेसिडुअल स्ट्रेसेस कैसे बचेंगे, है ना। मतलब पुराने जितने भी पाप थे इसके सारे धुल गए, अब यहाँ पे न्यू क्रिस्टल फॉर्म हो चुके हैं, सब कुछ नया हो चुका है, सब कुछ न्यू स्टोरी हो चुकी है।
पुरानी बिल्डिंग खत्म हो चुकी है, अब न्यू बिल्डिंग फॉर्म हो चुकी है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? ये रिस्ट क्रिस्टलाइजेशन के बाद पुराने पाप सारे धुल जाते हैं। करेक्ट? मतलब पुराने पाप का मतलब क्या है? जितने रेसिडुअल स्ट्रेसेस हैं, माइक्रोवाइड्स हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी। करेक्ट है? और जो सैंपल अब हमें मिलेगा आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन, फ्री फ्रॉम रेसिडुअल स्ट्रेसेस, फ्री फ्रॉम माइक्रोवाइड्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। करेक्ट है? अब यहाँ पे देखो, इन रिक्रिस्टलाइजेशन द स्ट्रेन एनर्जी एसोसिएटेड विद डिसलोकेशन वर्क एज ए ड्राइविंग फोर्स। करेक्ट? रिक्रिस्टलाइजेशन में दोस्तों जो डिसलोकेशन होता है, स्ट्रेन एनर्जी जो होती है डिसलोकेशन विद रिस्पेक्ट टू डिसलोकेशन, वो ड्राइविंग फोर्स होता है। मतलब वह फोर्स जो इसको परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। करेक्ट है? जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को बता दूं, a temperature at which 50% recrystallization happens in 1 hour as a recrystallization temperature। करेक्ट? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसमें कोल्ड वर्क मटेरियल का 50% रिक्रिस्टलाइजेशन 1 घंटे में हो जाए, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। करेक्ट है? तो दोस्तों आई थिंक अब आपको रिकवरी रिक्रिस्टलाइजेशन की बातें आत्मा तक पहुंच चुकी होंगी। यस और नो? And now you can see few important points related to recrystallization। और ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ, कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और आपको इनके बारे में नहीं पता होता, तो यहाँ से चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। और आप कहोगे कि सर इनके प्रूफ कैसे हुए, क्यों हुआ, कैसे होगा? इसका आंसर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट इक्वेशंस वगैरह नहीं है, कंप्लीट बैकग्राउंड मैंने आपको अभी मटेरियल साइंस का नहीं बताया। तो अभी हम लोग इसमें ऊपर ऊपर देखेंगे कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं, इनसे क्या इफेक्ट होता है, और इसको थोड़ा बहुत समझेंगे और थोड़ा बहुत इसे हम याद करेंगे। करेक्ट है? तो यू कैन सी डिग्री ऑफ प्रायर डिफॉर्मेशन। डिग्री ऑफ प्रायर डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इफ यू हैव हायर डिफॉर्मेशन, मटेरियल को बहुत ज्यादा आप डिफॉर्म अगर कर दिए हो, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड भी ज्यादा हुई होगी, कोल्ड वर्किंग भी ज्यादा हुआ होगा, स्ट्रेन हार्डिंग फिनोमिना भी ज्यादा हुआ होगा। ये सर नो? तो ऐसे केस में दोस्तों हायर ड्राइविंग फोर्स लगेगा। करेक्ट है? इसको डिफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हायर ड्राइविंग फोर्स लगेगा, एंड हेंस लोअर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। करेक्ट है? यहाँ पे लोअर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा एंड फाइनल रिक्रिस्टलाइजेशन ग्रेन मिलने वाला है। करेक्ट है? तो बस आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि हायर प्रायर डिफॉर्मेशन की वजह से फाइन रिक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन्स मिलने वाली हैं। और यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन रेट जो है, इसका इक्वेशन होता है a times of exponential minus q divided by RT, where q is a activation energy, or simply we can say driving force, and R is a universal gas constant and T is a recrystallization temperature। Is it clear? तो देखो Q जितना ज्यादा होगा, न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा, और ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो Q जितना ज्यादा होगा, आपका रिक्रिस्टलाइजेशन रेट, इसे मैं शॉर्ट में RR कहूंगा दोस्तों, रिक्रिस्टलाइजेशन रेट आपका उतना ही स्लो होगा। करेक्ट है? और जितना रिक्रिस्टलाइजेशन रेट स्लो होगा, यहाँ पे देखो, करेक्ट है, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? हियर यू कैन गेट फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो सिर्फ आपको याद रखना है, हाइयर डिफॉर्म सैंपल को अगर इसे क्रिस्टलाइज करोगे तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलने वाला है। नेक्स्ट, इनिशियल ग्रेन साइज। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, इनिशियल ग्रेन साइज, अगर आपके पास फाइनर इनिशियल ग्रेन्स है, तो रिक्रिस्टलाइज्ड जो ग्रेन्स मिलने वाली है वो भी फाइन मिलने वाली है। करेक्ट है? ग्रेन्स, और यहाँ पे जो क्या लिखा है, फाइनल इनिशियल ग्रेन साइज रिक्वायर्स लो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। करेक्ट है? लो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मिलेगा। फाइन ग्रेन्स का मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ बाउंड्रीज, जब ज्यादा नंबर ऑफ बाउंड्रीज होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, क्यू उतना ज्यादा होगा, तो रिक्रिस्टलाइजेशन रेट स्लो होगा, एंड हियर वी कैन गेट फाइन ग्रेन्स। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वर्किंग। Lower temperature of cold working becomes higher strain energy, therefore higher driving force। जितना ज्यादा कम टेम्परेचर में आप कोल्ड वर्किंग करोगे, हायर स्ट्रेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। करेक्ट है? हायर ड्राइविंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और लो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा यहाँ पे अगेन। बस यहाँ पे रिलेशन देखना, क्यू जितना ज्यादा होगा रिक्रिस्टलाइजेशन रेट कम होगा, एंड हेंस द टेम्परेचर इज ऑल्सो लो।
correct. And next, temperature of the recrystallization rate depends upon exponentially on the temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही आपका रिक्रिस्टलाइजेशन रेट ज्यादा होगा, करेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आपको याद करना होगा। इसको मैं बहुत ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके बैकग्राउंड को अभी मैंने अभी नहीं बताया है, तो कोई अननेसेसरी इतना डिटेल्स इसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं, करेक्ट है। सर वो एक्स क्या है, एक्सपो को थोड़ा दिखा दीजिए लिखने, देखिए मैथमेटिकली। अच्छा, वो हॉल पैच रिलेशन को कह रहा है, देखो ऐसा है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस के वाई डिवाइडेड बाई रूट डी, ये है रिलेशन, करेक्ट है प्रतीक, करेक्ट है। तो थोड़ा सा इसे आपको याद रखना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आईएएस में मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके गेट में पूछे जा सकते हैं, तो फॉर सेफर साइड याद रहे तो बढ़िया है। और एक बार आपकी नजर इसमें चली गई है तो आंसर आप दे ही दोगे ना। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रेन ग्रोथ। ये दोस्तों होता है थर्ड फेज। अब आपका न्यू क्रिस्टल फॉर्म हो चुका है लाइक दिस, लेकिन फिर भी आप सैंपल को क्या कर रहे हो, अभी भी हीटेड है सैंपल इनफ, उसकी एनर्जी अभी भी बची हुई है, जिससे ग्रेन मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी है दोस्तों, वो अभी भी यहाँ पे बची हुई है, करेक्ट है। मतलब अभी और आपके पास चांस है कि इन ग्रेन को हम एनलार्ज कर सकते हैं, करेक्ट है। और मटेरियल साइंस से मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। जब आप मटेरियल साइंस समझ लोगे तो काफी चीजें आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों, कि ऐसा क्यों हो रहा था। सपोज ये ग्रेन्स है, पुराने ग्रेन्स है, क्या लिख रहे हो प्रतीक, सर ये एक्सपोनेंशियल, यस दिस वन, रिक्रिस्टेशन रेट इज इक्वल टू, बोलो ए टाइम्स एक्सपोनेंशियल, मतलब ऐसा समझो, e टू द पावर माइनस क्यू बाई आर टी, ये इक्वेशन है, करेक्ट। ए इज ए कांस्टेंट, यस और नो, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, करेक्ट है प्रतीक, समझ में आया, ये ऐसा इक्वेशन होगा। अब आई थिंक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ग्रेन्स है, एंड स्टिल हियर वी हैव एनर्जी इंक्रीज इन द एवरेज साइज ग्रेन्स एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रेन्स कॉल्ड एज ग्रेन ग्रोथ, करेक्ट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेन्स थोड़े बहुत रिड्यूस हो जाएंगे और ग्रेन का साइज कुछ इस तरीके से एनलार्ज हो जाएगा। तो ये जो एनलार्जमेंट है दिस इज कॉल्ड एज ग्रेन ग्रोथ, करेक्ट है दोस्तों। और ग्रेन ग्रोथ तभी हो सकता है व्हेन द ग्रेन्स इज हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज टाइम बोथ। कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, आपके पास कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है क्या प्रतीक? आपको गेट देखो, गेट एग्जाम के लिए कैलकुलेटर डिफरेंट होता है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप लोग ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करो, और मोबाइल में इसके ऐप मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लो और उसको यूज करना सीखो, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम में प्रैक्टिस, जब आप एग्जाम एक्चुअल एग्जाम में अपेयर होगे तो आपको वही सेम कैलकुलेटर मिलेगा, और आपकी उसमें हैबिट प्रॉपरली हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो और उससे प्रैक्टिस करो, करेक्ट। और आपको अगर उसमें समझ में नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपको उसमें भी उसके वीडियो मिल जाएंगे कि हाउ टू यूज ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर फॉर गेट एग्जाम, करेक्ट। तो ये समझ में आया दोस्तों, ग्रेन ग्रोथ क्या है। ग्रेन के साइज में जो एनलार्जमेंट होता है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स एंड इंक्रीज इन साइज, तो इसे कह देते हैं हम ग्रेन ग्रोथ। इसके नाम में लिखा है कि ग्रेन के साइज में एनलार्जमेंट, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेन ग्रोथ। मैं इसको बहुत डिटेल्स में पहले बताता था, प्रूफ करके बताता था कैसे होगा इक्वेशन की हेल्प से, बट दोस्तों अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो अननेसेसरी बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा वो।
क्योंकि वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए होता है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो उसको समझो। अदरवाइज आपको सिर्फ याद रखना है कि ग्रेन साइज का इलार्जमेंट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स इज कॉल्ड एज ग्रेन ग्रोथ। Working temperature is greater than recrystallization temperature, then this is called as hot working. And where your working temperature is less than recrystallization temperature, then this is called as cold working. Is it clear? This is the basic difference between hot working and cold working. अब दोस्तों ध्यान से इसको समझना, करेक्ट। और इवन एंटायर हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो फोर्जिंग हो, रोलिंग हो, एक्सट्रूजन हो, वायर ड्राइंग हो, कोई भी प्रोसेस हो, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग कंडीशन में डिफरेंस दोनों सारे प्रोसेस के लिए सेम ही होगा, करेक्ट है। तो एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हियर, फर्स्ट पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, व्हेन द वर्किंग टेम्परेचर इज अबव द recrystallization temperature, then this is called as hot working. And now you can see, since in the hot working process the working temperature is very high, yes or no? In hot working process the working temperature is very high, and at higher temperature the material is having higher ductility, करेक्ट है दोस्तों। वर्किंग टेम्परेचर हॉट वर्किंग में क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से डक्टिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा डक्टिलिटी हुई तो लार्जर स्ट्रेन्स कैन बी गिवन, मींस लार्ज डिफॉर्मेशन सिंगल रन में ऑब्टेन कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस हॉट वर्किंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? और इसे याद भी नहीं करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हॉट वर्किंग कह रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्किंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, और हायर टेम्परेचर में डक्टिलिटी मतलब मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, और मटेरियल सॉफ्ट हो गया तो ज्यादा उसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं विथ लेस लोड, कम लोड अप्लाई करके हम ज्यादा डिफॉर्म कर सकते हैं मटेरियल को। बट इन केस ऑफ कोल्ड वर्किंग, सिंस द वर्किंग टेम्परेचर इज लो, वर्किंग टेम्परेचर कम है, डक्टिलिटी कम होगी, तो लार्ज ग्रेन को ऑब्टेन, लार्ज स्ट्रेन्स कैन नॉट बी गिवन, मतलब लार्ज स्ट्रेन्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा दैट वन इज लोअर स्ट्रेन, एंड फॉर लार्ज डायमेंशनल चेंज इंटरमीडिएट एनीलिंग इज नेसेसरी। याद रखना, अगर आपको लार्ज डायमेंशनल चेंज लाना है विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वर्किंग, तो इंटरमीडिएट एनीलिंग प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये इंटरमीडिएट एनीलिंग कोई और नहीं, इसे कहते हैं हम प्रोसेस एनीलिंग। क्या कहते हैं इसे हम? प्रोसेस एनीलिंग। दोस्तों 4 तरीके की एनीलिंग होती है। मतलब सपोज अगर आप रोलिंग कर रहे हो, आपके पास ये सीट है, ये मटेरियल है, इसको डिफॉर्म करके आपको सीट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने जब इसमें रोलिंग किया तो क्या होगा दोस्तों, हम स्मॉल रिडक्शन करेंगे। सबसे पहले एक साथ हम कभी मटेरियल को डिफॉर्म नहीं करते हैं, करेक्ट है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टेज 1 कह दूं और यहाँ पे कह दे स्टेज 2, तो स्टेज 1 में जो स्ट्रेस सपोज सिग्मा 1 है और यहाँ पे सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 जो होगा वो ग्रेटर देन सिग्मा 1 होगा बिकॉज ऑफ कोल्ड वर्किंग। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में मेटल को डिफॉर्म करूंगा लाइक दिस, करेक्ट है। तो यहाँ से फिर से रिडक्शन हुआ। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम कॉन्टिन्यूसली मेटल को डिफॉर्म करते हैं तो उसकी स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती है और डक्टिलिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। तो हम क्या करेंगे, इन बिटवीन यहाँ पे एनेलिंग प्रोसेस का जुगाड़ लगा देंगे, इसे कह देते हैं प्रोसेस एनेलिंग। मतलब इस प्लेट को मैं इसके अंदर से पास करूंगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे एनेलिंग होगा और एनेलिंग होते ही मटेरियल की डक्टिलिटी, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डक्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। नाउ फर्दर जो डिफॉर्मेशन होगा कम लोड में हो जाएगा। तो अगर मैं स्टेज 3 में कहूँ कि यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा 3 है और यहाँ, करेक्ट है, और इस एंट्री करने से पहले यहाँ पे स्ट्रेस 4 है, तो दोस्तों सिग्मा 4 जो होगा दिस इज लेस देन सिग्मा 3 होगा, करेक्ट है। मतलब कम स्ट्रेस में हम मटेरियल को इजीली डिफॉर्म कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये जो कहलाएगा दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस एनीलिंग, करेक्ट। तो कोल्ड वर्किंग में स्पेशली व्हेन यू नीड टू डिफॉर्म द मटेरियल इन द लार्जर डायमेंशनल, देन यू नीड टू परफॉर्म इंटरमीडिएट एनीलिंग प्रोसेस, और इस इंटरमीडिएट एनीलिंग प्रोसेस को हम प्रोसेस एनीलिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करते हैं, अगेन एट हाई टेम्परेचर फ्लो स्ट्रेस इज लो। मैंने आपको ऑब्वियसली बताया कि जब मटेरियल का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बॉशिंगर इफेक्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है प्रतीक, करेक्ट है। बॉशिंगर इफेक्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो मैं बताऊंगा जब उसका लेना देना होगा कुछ,
अभी सिर्फ आप क्या कर रहे हो कि मटेरियल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दे रहे हो बाय एनेलिंग प्रोसेस। और एनेलिंग में कैसे रिडक्शन होगा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, तीन प्रोसेस होती है। उन्हीं की वजह से यहाँ पे मटेरियल की डक्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी, स्ट्रेंथ घट जाएगी। करेक्ट, यहाँ पे कोई बॉसिंगर इफेक्ट अभी नहीं हो रहा है। Okay, now you can see, since as we know that in a hot working the working temperature is very high, therefore the flow stress is low। क्योंकि मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ चुकी है तो कम स्ट्रेस में मटेरियल इजीली डिफॉर्म हो जाएगा, और इवन मटेरियल की स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ हायर वर्किंग टेम्परेचर। और जब स्ट्रेस कम हो गई तो लोड रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल से हम कह सकते हैं कि नो नीड फॉर प्रेसेस विथ हाई कैपेसिटी। ज्यादा लोड कैपेसिटी की आपको प्रेसेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी सॉफ्ट है और वो इजीली डिफॉर्म हो सकता है एट लोअर स्ट्रेस। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट कोल्ड वर्किंग, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक तो क्या हो रहा है कि वर्किंग टेम्परेचर कम है, और दूसरा यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना। यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताया, हॉट वर्किंग में दोस्तों रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या होता है? हॉट वर्किंग में दोस्तों रिक्रिस्टलाइजेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग टेम्परेचर मोर देन रिक्रिस्टलाइजेशन है। और कोल्ड वर्किंग में स्ट्रेन हार्डनिंग होगा। क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रेन हार्डनिंग। तो ऑब्वियसली रिक्रिस्टलाइजेशन होगा दोस्तों, तो यहाँ पे मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होगी, और स्ट्रेन हार्डनिंग जब होगा तो मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। देखो, कोल्ड वर्किंग केस में क्या हो रहा है कि चूंकि वर्किंग टेम्परेचर ऑलरेडी कम है मटेरियल का, तो मटेरियल की डक्टिलिटी कम होगी, तो उसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस तो लगेगा ही, ज्यादा लोड तो लगेगा। साथ में जैसे जैसे हम मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द फ्लो स्ट्रेस इज हाई एंड रिक्वायर्ड फॉर्मिंग लोड आर हाई। करेक्ट है, फ्लो स्ट्रेस ज्यादा होगा और मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए जो लोड रिक्वायरमेंट है यहाँ पे भी ज्यादा होगा। एंड फाइनली फॉर दिस हियर वी नीड हाई कैपेसिटी प्रेसेस, हायर लोड कैपेसिटी की प्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। करेक्ट है, जबकि हॉट वर्किंग में नहीं था। नेक्स्ट आप देख सकते हो, एक तो हाई टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करने के लिए आपको फर्नेस नियर बाई ही लगाना पड़ेगा, इससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए। जबकि कोल्ड वर्किंग में इंटरमीडिएट एनेलिंग की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर लार्ज स्ट्रेन। इज इट क्लियर? और ये करेक्ट है। और कोल्ड वर्किंग केस में दोस्तों ऐसा कुछ हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब अगर हॉट वर्किंग होते हैं देखें तो यहाँ पे जो वर्किंग टेम्परेचर दैट इज वेरी हाई, बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन इज वेरी डिफिकल्ट। जबकि कोल्ड वर्किंग में ऑटोमेशन क्या होगा दोस्तों? इजी होगा। नेक्स्ट, हॉट वर्किंग में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सरफेस ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था हाई टेम्परेचर में मेटल ज्यादा रिएक्ट होता है और ज्यादा ऑक्साइड फॉर्मिंग का काम करता है। करेक्ट है, तो सरफेस ऑक्सीडेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पोर सरफेस फिनिश मिलने वाली है, वेस्टेज ऑफ द मटेरियल ज्यादा होने वाला है, डिफेक्ट लाइक रोल्ड इन ऑक्साइड ऑकर्स। मतलब समझो कि एक मटेरियल है और जिसके ऊपर एक ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयर डिफॉर्म बन चुकी है बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर। अब आप इससे अगर डिफॉर्म करोगे तो यही ऑक्साइड की लेयर मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी एंड इट विल प्रोड्यूसेस वेरियस डिफेक्ट लाइक पंच सॉरी डाई का मार्क यहाँ पे बन जाएगा। करेक्ट है, और भी ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। करेक्ट। जबकि दोस्तों अगर हम कोल्ड वर्किंग पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड हियर यू कैन गेट गुड सरफेस फिनिश, लेस वेस्टेज ऑफ द मटेरियल। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, अब डायमेंशनल एक्यूरेसी की बात करें तो सिंस द हॉट वर्किंग प्रोसेस द वर्किंग टेम्परेचर इज वेरी हाई, देयरफॉर वेरी हाई एक्सपेंशन इज वेरी हाई लोड। करेक्ट, तो कोल्ड वर्किंग की डायमेंशनल एक्यूरेसी हमेशा बेटर होगी। Now, if we talk about structure, then structure and properties are not uniform। यहाँ पे जो मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं होंगे, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे बेटर यूनिफॉर्म, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे बेटर यूनिफॉर्मिटी मिलेगी इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, कोल्ड वर्क मटेरियल। ऐसा नो। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हॉट वर्किंग
is a pre form of कोल्ड वर्किंग। करेक्ट है दोस्तों? मतलब जो हॉट वर्किंग का आउटपुट होगा कोल्ड वर्किंग का वो इनपुट होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा मतलब एवरी हॉट वर्किंग नीड्स कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। करेक्ट है? ऐसा कभी नहीं होता कि हॉट वर्किंग के बाद आपको फाइनल ऑब्जेक्ट मिल जाए, लेकिन कोल्ड वर्किंग के बाद आपको हमेशा फाइनल ऑब्जेक्ट मिलता है, इवन बेटर प्रॉपर्टीज के साथ, बेटर स्ट्रेंथ के साथ। ये सार करेक्ट है? तो आई थिंक इस ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है देन यू कैन आस्क मी एनीवन, प्रतीक। सो मैं किसी को कुछ भी डाउट हो देन बता सकते हो मुझे फटाफट। हेलो? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं वार्म वर्किंग। करेक्ट है? तो वार्म वर्किंग मैंने ऑलरेडी बताया था, व्हेन द वर्किंग टेम्परेचर इज 0.4 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर टू 0.6 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर ये वर्किंग टेम्परेचर हो, करेक्ट है दोस्तों, तो इसे कह देते हैं हम सर कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग क्या? क्वेश्चन लिखो पूरा प्रतीक, कंप्लीट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो? यस सौम्या, कोल्ड वर्किंग इज बेटर, लेकिन कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग का दोनों का इंपॉर्टेंस है। करेक्ट है? अब बहुत ज्यादा अगर आपको मेटल को डिफॉर्म करना है 100 मिलीमीटर थिकनेस से, अगर आपको 5 मिलीमीटर करना है या 1 मिलीमीटर करना है, तो कोल्ड वर्किंग उसके लिए सुटेबल नहीं है। पहले आप हॉट वर्किंग कर लो एक सर्टेन लिमिट तक, जैसे 100 से अगर आप सपोज आपको, यहाँ पे मैं एग्जांपल बताऊं कि आपको एक प्लेट है जिसकी थिकनेस 100 मिलीमीटर है और इसको आपको रिड्यूस करके 1 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो कि 100 से लेके डिफॉर्म करके 10 मिलीमीटर तक ऐसे आप हॉट वर्किंग में कर लो, और फिर 10 से 1 में डिफॉर्म करने के लिए कोल्ड वर्किंग यूज कर लो। करेक्ट है? तो दोनों प्रोसेस का इंडिविजुअली सिग्निफिकेंस है दोस्तों, इंडिविजुअली उनका एप्लीकेशन है। हॉट वर्किंग का अपना एप्लीकेशन है, कोल्ड वर्किंग अपना एप्लीकेशन है। बस ये कह सकते हो कि कोल्ड वर्किंग से जो प्रॉपर्टीज मिलने वाली है वो बेटर मिलेंगे हॉट वर्किंग से, सरफेस फिनिश जो मिलने वाली है वो बेटर मिलेगा हॉट वर्किंग से, और जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो भी बेटर मिलेगा हॉट वर्किंग से। लेकिन हॉट वर्किंग में जो डिफॉर्मेशन रेट है वो बहुत ज्यादा है कोल्ड वर्किंग से, कम लोड अप्लाई करेंगे हॉट वर्किंग में डिफॉर्म करने के लिए, जबकि कोल्ड वर्किंग ज्यादा लगेगा। तो ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। करेक्ट? तो आई थिंक समझ में आ गया प्रतीक? प्रत्येक समझ में आ गया? हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग का एप्लीकेशन दोनों का इंडिविजुअल एप्लीकेशन है। करेक्ट है? ओके। अब वार्म वर्किंग हम बात करें दोस्तों, अगर वर्किंग टेम्परेचर हमारा 0.4 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर से 0.6 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर इन बिटवीन हो, मतलब ना तो हॉट वर्किंग हो ना कोल्ड वर्किंग हो, इन बिटवीन प्रोसेस हो, तो इसे कह देते हैं हम वार्म वर्किंग। करेक्ट है? इट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल एट ए टेम्परेचर बिलो द रेंज ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन एंड अबव द रूम टेम्परेचर इंटरमीडिएट टू हॉट एंड कोल्ड फॉर्मिंग। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इसे कह देते हैं हम वार्म वर्किंग। एंड इट कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ बोथ हॉट एंड कोल्ड, दोनों के एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों। कंपेयर टू कोल्ड फॉर्मिंग इट रिड्यूसेस लोड, इंक्रीजेस मटेरियल डक्टिलिटी, ऑब्वियसली क्योंकि वर्किंग टेम्परेचर कोल्ड वर्किंग से ज्यादा है। कंपेयर टू हॉट फॉर्मिंग इट प्रोड्यूसेस लेस स्केलिंग एंड डिकार्बोनाइजिंग, बेटर डायमेंशनल प्रिसिजन एंड स्मूथर सरफेस। तो आपको यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वार्म वर्किंग में हॉट एंड कोल्ड दोनों के मजे मिल रहे हैं, मतलब दोनों की जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे मिलेगी। करेक्ट है? इंटरमीडिएट एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। ओके। तो ये हो गया कोल्ड वर्किंग हॉट वर्किंग। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। करेक्ट है दोस्तों? तो देखिए कोल्ड वर्किंग, फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर मुझे बताओ। कोल्ड वर्किंग ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज वर्किंग, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को आंसर देना है दोस्तों, मैं आंसर नहीं दूंगा आपको, आप मुझे आंसर बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए कई सारे एग्जाम्स में, इवन गेट एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, एसएससी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए। करेक्ट है? Cold working of steel is defined as working at its recrystalline temperature, avoids the recrystalline temperature, below its recrystalline temperature, at two-thirds of the melting temperature of the metal. Which one is the correct answer? Below its recrystalline temperature. Very good. Next question बोलो, hot rolling of mild steel is carried out. Next question का आंसर बोलो फटाफट। Hot rolling of mild steel is carried out.
Which one is the correct answer? At a recirculation temperature between 100 to 150 degrees centigrade, below recirculation temperature and above recirculation. Which one is the correct answer? Obviously, hot working कहाँ पे perform करेंगे हम? Above the recirculation temperature. Is it clear? Yes, Pratik. Correct answer. Option D. चलिए next question. Material after cold working are subjected to following process to relieve stresses. Which one is the correct answer? Hot working, tempering, normalizing, annealing. Anyone? Yes. Above recirculation is the correct answer. Option D. Next question का आंसर बोलो. The correct answer is option D, annealing. Yes, Pratik. Very good. यहाँ पे which one of the following is the processor to refine the grains of metal after it has been distorted by hammering or cold working? Recrystallization, normalizing, or softening, annealing. Annealing. Very good. Consider the following statement in comparison to hot working in cold working. Higher force are required hot working in comparison to hot working in cold working. मतलब हॉट वर्किंग के रिस्पेक्ट में कोल्ड वर्किंग में क्या प्रॉपर्टीज होंगी? हायर फोर्सेस रिक्वायर्ड, करेक्ट आंसर. नो हीट इज रिक्वायर्ड, इनकरेक्ट. लेस डक्टिलिटी इज रिक्वायर्ड, यस. लेस डक्टिलिटी. बेटर सरफेस फिनिश, यस. बेटर सरफेस फिनिश मिलने वाला है. करेक्ट है दोस्तों. तो एक्चुअली यहाँ पे डक्टिल ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूं तो लेस डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. हीटिंग हमें करना पड़ेगा. नो हीटिंग रिक्वायर्ड, ये करेक्ट है. इनकरेक्ट है. यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा, बट हीटिंग क्या होगा? लोअर देन रिक्रिस्टेशन टेम्परेचर होगा. करेक्ट है. और लेस डक्टिलिटी इज रिक्वायर्ड, तो लेस डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेस डक्टिलिटी होती है इन कोल्ड वर्किंग में. करेक्ट है. और बेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन. तो जो देखो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो सकता है अगर मैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो ऑप्शन टू तो कहीं से करेक्ट नहीं है. ठीक है, लेकिन कोई और यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो एक 100% करेक्ट आंसर दे. करेक्ट है. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आपको मोस्ट लाइकली आंसर देना होता है. करेक्ट है. मोस्ट लाइकली मतलब जो मोस्ट एक्यूरेट आपको लगता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको आंसर देना है. तो प्रतीक का आंसर है ऑप्शन ए. 1 2 3. सौम्य, एनीवन? देखो ऑप्शन वन तो होगा, तो ऑप्शन डी तो यही रिजेक्ट हो गया. और ए बी सी तीन ऑप्शन में वन है. अब यहाँ पे लेस डक्टिलिटी इज रिक्वायर्ड, बेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन. ऑप्शन फोर भी करेक्ट है, ये भी होगा. बेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन. तो इन दोनों में ऑप्शन ए एंड सी रिजेक्ट हो गए. तो इस तरीके से आप आंसर सर्च करोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या मिलेगा? ऑप्शन बी करेक्ट है. तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों. तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं पता चलेगा. करेक्ट. अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए 1 और 4 ओनली. करेक्ट है. करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. बट मुझे उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना, मुझे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है. करेक्ट है. तो देखो फर्स्ट एंड फोर ये दोनों ऑप्शन तो नेसेसरी है. हायर फोर्स भी लगेगा कोल्ड हॉट वर्किंग के कंपैरिजन में, बेटर सरफेस फिनिश भी मिलेगी हॉट वर्किंग कंपैरिजन में. करेक्ट है. और लेस डक्टिलिटी भी मिलेगी रिक्वायर स्ट्रेस रिलीफ रिक्रिस्टलाइजेशन ग्रेन ग्रोथ. तो आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं है दोस्तों. हेलो. एनीवन? चलिए ठीक है. तो दोस्तों यहीं पे फिर सेशन को मैं एंड करूंगा. करेक्ट है. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना.
करेक्ट है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर गेट 2020 के लिए मैं इस बार स्पेशली क्लासेस लेने वाला हूँ फॉर कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम लोग लेंगे, हमारे कुछ ग्रुप के लोग लेंगे, करेक्ट है, और आपकी थ्रू आउट द ईयर हेल्प करने